नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने प्रिंसिपल साहब का जलवा देखा। इस एपिसोड में आप शिवपालगंज की बस्ती के बारे में लेखक के वर्णन से अतिक्रमणकारी प्रवृत्तियों का व्यंग्यात्मक चित्रण पढ़ेंगे, जो ग्रामीणों की प्रवृत्तियों पर इशारा करता है। इसी एपिसोड में मज़ेदार शब्द कैमरा किल्कन का भी प्रयोग किया है। इस एपिसोड में राग दरबारी के एक अन्य महत्वपूर्ण चरित्र का आगमन भी हो रहा है, जिसका नाम है शनिचर। आइए सुनते हैं आगे की कथा। कुछ घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज, सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाजा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाई पेड़ों के नीचे से हटकर इसी कोठरी में जुआ खेलते। बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था, वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था और असली शिवपालगंज तो वैद्य जी की बैठक में था। वैद्य जी की बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब ऊबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहाँ भी खाली जमीन मिले, वहीं आँख बचाकर 2-4 हाथ जमीन घेर ही लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे, उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सवों के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफ़ी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थी और उसके पीछे सुबह होता था घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों, लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है, उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि
बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम हैं। आप लोगों को याद होगा रुपन बाबू जो थाने में बख्तावर सिंह दरोगा से मिलने गए थे, अब वो लौट आए हैं। थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं और रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपया ऐंठ लिया है। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफ़ी ठंडक हो चली थी, पर वह बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललक कर बोला, बद्री भैया होते तो मजा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से में बाईं टांग निकलती है, वहां उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मुंद गई और चेहरे पे तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जम्हाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपया तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे शिवपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांवों में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इसके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गंजहा है। रंगनाथ ने रुपन से पूछा, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रुपन? रुपन की शक्ल से लगा उन्हें यह सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो शिवपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते? लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास भी हो सकता है? हैं कुछ बेशरम लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते। कमरे में अंदर वैद्य जी
मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस व्यवस्था का अंत होने ही वाला है। ऐसा लगा आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी आपका इस कालिज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कालिज से क्या संबंध है? रूपन, रंगनाथ की जिज्ञासा को शांत करो। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में ना मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल है? मामा जी उसके भी तो कुछ थे नहीं हैं। रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे। दरबारी के अगले एपिसोड में हम इस उपन्यास के सबसे केंद्रीय चरित्र वैद्य जी के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।